महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आए 30 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद किसे मिलेगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। कुर्सी तो एक ही है, लेकिन दावेदार तीन। सबके समर्थक ताल ठोक रहे हैं। वर्तमान सरकार के मुखिया एकनाथ शिंदे हैं, वो शिवसेना का नेतृत्व करते हैं, लेकिन इस बार महायुति में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आ गई हैं, इसलिए पेच थोड़ा फंसता दिख रहा है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार अब दिल्ली आ रहे हैं। बड़े नेता कह रहे हैं कि सब मिलजुल कर फैसला ले लेंगे, लेकिन कल जब वोटों की गिनती चल ही रही थी, तब नतीजों से ज्यादा महायुति में सीएम पद की चर्चा चलने लगी। और आज भी दिन भर यही सवाल ट्रेंड करता है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इस सवाल का जवाब देती हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा नहीं हुआ। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। जनता जो चाहती है वो मैं भी चाहती हूँ। सो कौन नहीं चाहता अपने लोगों को बड़े पद पे देखने के लिए। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व साथ मिलकर इस विषय में निर्णय करेंगे। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या फिर अजित पवार? वो एक चेहरा कौन है जिसके सिर ये ताज सजने वाला है? शेयर बाजार की भाषा में कहें तो महायुति को सीटों की बम्पर कमाई हुई है। उसमें भी बीजेपी ने तो अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए 132 सीटें झटक ली। यानी अकेले बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 13 सीटें दूर है। महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना से दोगुनी से भी ज्यादा सीटें हैं। बीजेपी की बम्पर सीटों का वजन इतना ज्यादा है कि सीएम की कुर्सी पर उसकी दावेदारी का दबाव स्वाभाविक तौर पर बढ़ गया है। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस का नाम उछाला गया है। बयानों के साथ पोस्टरों के जरिए भी पोस्टरिंग चल रही है। तो वहीं शिवसेना से शिंदे का नारा बुलंद हो रहा है। राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार को जिंदगी की सबसे बड़ी हार देने वाले उनके भतीजे अजित पवार भी कुर्सी की रेस में हैं। तो अब विकल्प क्या है? क्या एकनाथ शिंदे दोबारा राज्य के सीएम बनाए जाएंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस की लॉटरी लगेगी? क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह बीजेपी कोई चौंकाने वाला फैसला लेगी या फिर बिहार वाला फॉर्मूला महाराष्ट्र में भी लागू होगा? बिहार में बीजेपी की ज्यादा सीटें होने के बावजूद जेडीयू नेता नीतीश कुमार सीएम है, जबकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे करके पार्टी पहले भी सरप्राइज दे चुकी है। ये सब सिर्फ चर्चाएं हैं। वैसे भी राजनीति संभावनाओं का खेल है। ऐसे में सबकी नजरें दिल्ली पर है, क्योंकि शनिवार दोपहर तक जब यह तय हो गया, अब टक्कर में कोई दूर दूर तक नहीं है। तब से सिर्फ यही मंथन और यही सवाल है कि सीएम कौन होगा। जीत के जोश में दावेदारी का दौर शुरू हो गया। इस बात का अंदाजा बीजेपी को भी था। शायद इसीलिए एक साथ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ऑल इज वेल का संदेश देना पड़ गया, क्योंकि तीनों नेताओं के समर्थक एक ही कुर्सी पर दावा ठोक रहे थे। बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। तीनों पार्टी बैठेंगे, हमारे वरिष्ठ जो है
प्रधानमंत्री जी है, अमित भाई है, नड्डा जी है, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। हम सब मिलके अपने गवर्नमेंट राज्य सरकार के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। नेता चाहे कुछ भी कहे, लेकिन समर्थक कहां मानते हैं। अब तक बीजेपी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम देवेंद्र फडणवीस ट्रेंडिंग है। कल से लेकर आज तक फडणवीस के बंगले पर बीजेपी नेताओं का तांता लग रहा है। समर्थक उन्हें गोद में उठा रहे हैं। देव भाव के पोस्टर लग रहे हैं। दरअसल बीजेपी की प्रचंड जीत से देवेंद्र फडणवीस पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं। नेतृत्व कौशल से लेकर सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है। फडणवीस की छवि बेदाग और हिंदूवादी नेता की रही है। जनता में तो वो लोकप्रिय हैं, संघ की भी पसंद है। वैसे भी 2.5 साल पहले एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका थी। तब बीजेपी के पास ज्यादा सीटें होने के बाद भी उन्होंने सीएम पद न केवल बलिदान दिया, बल्कि डिप्टी सीएम का पद भी स्वीकारा। बहुमत होने के बाद भी अजित पवार को साथ लाए ताकि सरकार मजबूत बनी रहे। सीएम पद पर अटकलों के बीच आज महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कुछ सीनियर नेताओं के साथ देवेंद्र फडणवीस से मिले। इसके बाद फिर वही सवाल आया, सीएम कौन होगा? जब देवेंद्र जी को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी ने कहा तो देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री बने। उसके लिए हमारे पार्टी ने जो निर्णय लिया केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में, चाहे किसके बारे में निर्णय ले, तब भी हमारे पास 106 और 114 सब मिला के थे। तो मुझे लगता है जब भी बैठक होगी इसमें निर्णय होगा। देवेंद्र फडणवीस के फेवर में एक चीज और है, वो ये कि अगर अजित पवार सीएम नहीं बन पाए और उन्हें शिंदे और फडणवीस में किसी एक को चुनना पड़ा तो वो फडणवीस को चुनेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गैर मराठी फडणवीस के साथ ज्यादा सहज हो सकते हैं, लेकिन मराठी सीएम शिंदे के साथ उन्हें एक और पारी खेलने में दिक्कत हो सकती है। खैर, फडणवीस के बाद बात दूसरे दावेदार एकनाथ शिंदे की करते हैं। एकनाथ शिंदे इस चुनाव में मराठा क्षत्रप बनकर उभरे हैं। उनके कुर्सी पर बने रहने से मनोज जरांगे का मराठा आंदोलन वाला कार्ड भी नहीं चला। बीजेपी के लिए शिवसेना को कमजोर करने में एकनाथ शिंदे की बड़ी भूमिका रही। इस चुनाव में भी शिंदे ने अकेले उद्धव गुट से करीब 3 गुना ज्यादा सीट जीतकर यह साबित कर दिया कि मराठा सम्मान के प्रतीक भी वही हैं और असली शिवसेना भी। शिंदे गुट का दावा है कि उन्होंने सीएम के तौर पर न केवल खुद को साबित किया, बल्कि जनता के लिए अपने कार्यकाल में कई कल्याणकारी योजनाएं भी लाई। तो मुख्यमंत्री का पद उन्हें ही मिलना चाहिए। एक शिवसैनिक के नाते तो हमको यही लगेगा कि एकनाथ शिंदे ही फिर से मुख्यमंत्री बने, मगर ये 3 नेताओं का और तीनों पार्टियों के वरिष्ठों का निर्णय है। उन्हें सीएम सर के नाम पे भी वोट मांगा बतौर सीएम उनको दिखाकर, तो क्या आप चाहते हैं कि वही मुख्यमंत्री बने अपनी तरफ से? हम तो चाहेंगे ना कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने। वैसे 57 सीटों वाला शिंदे गुट अपने विधायक दल की ताकत बढ़ाने में भी लगा है। सूत्रों के मुताबिक 4 निर्दलीय विधायक एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हो गए हैं। इस तरह पार्टी की गिनती 57 से बढ़कर 61 पहुंच गई है। लेकिन एकनाथ शिंदे की राह इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि इस पद के तीसरे दावेदार अजित पवार राजनीतिक दांवपेच के मामले में अपने चाचा शरद पवार से कम नहीं है।
वो खुद से तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन महायुति में तीसरे नंबर की हैसियत के बावजूद उनके समर्थक जरूर अपने दादा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। हो भी क्यों ना, बीजेपी की छत्र छाया में उन्होंने अपने चाचा से न केवल पंगा लिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि महाराष्ट्र में अब साहिब नहीं, सीनियर पवार वही है। वैसे भी आज उन्हें अपने विधायक दल की बैठक में पार्टी का नेता चुना जा चुका है। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार की अब यही चाहत है कि उन्हें साहिब का सिंहासन मिल जाए। जनता जो चाहती है वो मैं भी चाहती हूँ। सो कौन नहीं चाहता अपने अपने लोगों को बड़े पद पे देखने के लिए। शिवसेना और एनसीपी के असली वारिस के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भले ही खुद को साबित कर दिया हो, लेकिन विकल्प उनके पास बहुत ज्यादा नहीं है। दरअसल सारा खेल नंबरों का है, क्योंकि बीजेपी अगर चाहे तो एकनाथ शिंदे के साथ अकेले मिलकर भी भारी बहुमत वाली सरकार बना सकते हैं। दोनों दलों को मिलाकर 189 का आंकड़ा बनता है, जो बहुमत के आंकड़े से 44 ज्यादा है। बीजेपी और अजित पवार भी अकेले मिलकर अच्छी खासी बहुमत वाली सरकार बना सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर 171 का आंकड़ा बनता है, जो बहुमत के आंकड़े से 26 ज्यादा है। वैसे भी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बहुत कम वक्त बचा है। यहां विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, यानी तब तक नई सरकार का गठन करना होगा। अब सबकी नजर दिल्ली पर है। देखना यह है कि सीएम की कुर्सी वाला यह पेच कैसे सुलझता है। फैसला चाहे जो हो, किसी न किसी को कुर्सी का बलिदान तो देना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब आपको वो फैक्टर बताते हैं जिसके दम पर महाराष्ट्र में महायुति इस चुनाव में महाबली बन गई। इस गठबंधन ने 80% की स्ट्राइक रेट से 288 सीटों वाली विधानसभा में प्रचंड जीत हासिल की। वोटों की इस आंधी में विपक्ष पूरी तरह साफ हो गया। ये ऐसी सुनामी थी कि विपक्ष का एक भी दल नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए जरूरी 28 सीट तक हासिल नहीं कर पाया है। तो अब सवाल यही है कि आखिर महायुति और बीजेपी की जीत के वो फैक्टर हैं क्या? वो क्या प्लानिंग थी, क्या मुद्दे थे जिसने विपक्ष की जमीन को ही खिसका दिया? हमारी इनसाइट रिपोर्ट में समझिए। एक है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के तुरंत बाद महाराष्ट्र चुनाव में उतरी बीजेपी के लिए हरियाणा से भी बड़ी जीत हासिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि रही। इसीलिए इसके पीछे के समीकरण और गुणागणित को समझना जरूरी है। ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के साथ बीजेपी पर शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने का भी आरोप लगा था। मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह से भी महायुति का काम खराब होता दिख रहा था। ऊपर से लोकसभा चुनाव में मिली हार का दबाव अलग से था। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी महायुति की प्लानिंग किस तरह कामयाब रही, ये आप नतीजों में देख रहे हैं। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। न केवल नारों से माहौल बनाया गया, बल्कि अलग अलग योजनाओं और गठबंधन मैनेजमेंट के जरिए वोटों की बिसात बिछाई गई। नारों में बटोगे और कटोगे और एक है तो सेफ है आज तक ट्रेंडिंग है। योजनाओं में लाडकी बहन योजना का जबरदस्त असर हुआ। साथ ही गठबंधन हिंदुओं के साथ मुसलमानों को भी साधने में सफल रहा। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स रहे जिन्हें हम एक एक करके आपको बताते हैं।
लेकिन सबसे पहले उस योजना के बारे में जान लीजिए जिसने पूरे महाराष्ट्र में तहलका मचा दिया। शिंदे सरकार की योजना है लाडकी बहन योजना। मध्य प्रदेश की तर्ज पर महायुति सरकार ने महिलाओं के लिए पहली बार चुनाव से कुछ महीने पहले ये स्कीम लॉन्च की, जो वोटों में बोनस की तरह काम कर गई। असर सीधे महिला वोटरों पर पड़ा। इस योजना में 18 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की शुरुआत की गई और सरकार के लौटने पे ये रकम बढ़ाकर 2100 रुपए महीने करने का वादा किया गया। चुनाव से पहले 4 महीने के अंदर इस योजना की 5 किश्त की डिलीवरी भी कर दी गई और हर लाभार्थी के खाते में 7500 रुपए भेज भी दी। अनुमान है कि 2 करोड़ 25 लाख महिलाएं यानी महिलाओं की कुल आबादी का 55% इस स्कीम के दायरे में आता है। इस असर को आप ऐसे भी समझिए कि 2019 के मतदान में महिला वोट 59% था, जो इस बार बढ़कर 65% के आंकड़े को पार कर गए। इसमें 6% का बड़ा इजाफा हुआ। जाहिर है जब खाते में नोटों की एंट्री होती है तो उसका असर कुछ इसी तरह दिखता है। बटेंगे तो कटेंगे। चुनावों में नारों का भी बड़ा जोर रहता है, लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है। नतीजे तो यही बता रहे हैं कि इस बार भी ये हुआ है। महाराष्ट्र में 2 नारों का बड़ा शोर था। पहला, बटोगे तो कटोगे, और दूसरा, एक हैं तो सेफ हैं। वैसे बटेंगे तो कटेंगे पर जब सहयोगियों और कुछ बीजेपी नेताओं ने ऐतराज जताया तब ऐसा लगा कि शायद इससे गलत नैरेटिव सेट हो सकता है। तो पीएम मोदी ने एक हैं तो सेफ हैं वाले नारे को आगे किया। बाकायदा विज्ञापन छपवाए गए ताकि वोटरों में कोई कंफ्यूजन न रह जाए। बीजेपी के इस नारे में सीधा संदेश छिपा था। बीजेपी ने हिंदू वोट बैंक पर फोकस किया। एक है तो सेफ है नारे के जरिए शायद यही संदेश दिया गया। इससे यह भी हुआ कि चुनाव जाति की जगह धर्म वाले फैक्टर पर आ गया और उस आधार पर सभी जातियों का वोट एकजुट हो गया। आरएसएस से जुड़े सभी 35 संगठन भी बीजेपी के लिए कैंपेन में दिन रात जुटे रहे। हिंदू वोटों को एकजुट करने के तहत संघ ने सजग रहो कार्यक्रम चलाया, बांग्लादेशी घुसपैठ के प्रभाव से अलर्ट किया और घर घर जाकर पर्ची के जरिए जाति छोड़कर बतौर हिंदू वोटिंग की अपील की थी। तालमेल बेहतर बनाए रखने के लिए संघ के पदाधिकारी भी बीजेपी नेताओं के संपर्क में लगातार बने रहे। मतलब जाति को छोड़कर हिंदुओं पर पार्टी ने अपना ध्यान बरकरार रखा। यूक्रेन रूस की जंग अब उस मोड़ पर है जिससे दुनिया पर सीधे सीधे असर पड़ने वाला। और यह असर ऊर्जा क्षेत्र का नहीं है बल्कि महाविनाश का है, जिसकी जद में पूरी दुनिया आने वाली है। और यह किसी थिंक टैंक का विश्लेषण नहीं है बल्कि इस खतरे की पुष्टि करती है सार्वजनिक रूप से हो रहे वो घोषणाएं जिसमें न्यूक्लियर हथियारों का जिक्र हो रहा है, पहले बाइडेन के फैसले में और अब रूस की न्यूक्लियर एक्सरसाइज में। तो क्या परमाणु युद्ध की तैयारी हो चुकी है? जवाब हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। रूस की ये तस्वीर पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। यूक्रेन और रूस की जंग में नाटो के दखल से बने हालात को इन्हीं तस्वीरों के जरिए समझना चाहिए। दुनिया के ध्वंस के लिए विनाश की कल्पना भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम तस्वीर नहीं है बल्कि भविष्य में होने वाले विनाश से साक्षात्कार। तबाही तय, पुतिन तैयार, बहुत जल्द न्यूक्लियर वॉर। इन हालात के लिए जिम्मेदार युद्ध में बदल रहे शक्ति के केंद्र को ठहराया जाए या फिर अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से मिली ट्रंप की जीत को माना जाए, ये अब भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन पर जब से मोहर लगी है तब से हालात और भी ज्यादा बुरे हो गए हैं।
और इसका जिक्र करना यहाँ जरूरी इसलिए है क्योंकि रूस में दिख रही हलचल के पीछे अमेरिका के मौजूदा प्रशासन पर बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए रूस की तैयारी, रणनीति और प्लान को जानने से पहले हालात के लिए जिम्मेदार वो घटनाक्रम जान ले जिसने इस जंग को महाविनाश के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। दरअसल ट्रंप की ताजपोशी से पहले बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स मेकिंग की मंजूरी दे दी है। वहीं ब्रिटेन से मिले लॉन्ग रेंज वेपन से यूक्रेन ने रूस के अंदर तक हमला भी किया है, जिसके बाद रूस ने पहली बार अपनी आईसीबीएम से यूक्रेन को निशाना बनाया। रूस ने निप्रो में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागकर सब कुछ तबाह कर दिया। दरअसल रूस के हमले के लिए आईसीबीएम का इस्तेमाल सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मैसेज है जिसे अमेरिका समेत उन यूरोपियन देशों को डरना चाहिए जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। मैसेज साफ है कि अगर रूस पर हमले हो रहे हैं तो फिर अपनी सुरक्षा के लिए रूस को हर तरह के कदम उठाने का अधिकार है, और यह अधिकार रूस की संशोधित न्यूक्लियर पॉलिसी के तहत कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इसके पहले कि पश्चिमी देश इस चेतावनी को समझ पाते, बाइडेन प्रशासन ने एक और ऐसा फैसला ले लिया जिसने पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। हुआ यह कि पेंटागन में हुई एक अहम बैठक में बाइडेन को अधिकारियों ने कुछ सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में युद्ध को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार देना भी शामिल है। ये वो हथियार हैं जिन्हें सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन से अमेरिका ने छीन लिए थे, और खबर यह है कि बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार देने के प्रस्ताव को मान लिया है। यही वजह है कि अब पुतिन रूस की संशोधित न्यूक्लियर पॉलिसी के तहत कदम आगे बढ़ाने की दिशा में बढ़ चुके हैं, जिसके बाद पुतिन ने 2 फैसले लिए, और ये फैसले ऐसे हैं जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ महाविनाश है। दुनिया में सभी देशों को युद्ध में उतरने पर मजबूर करना है। पुतिन ने जो फैसले लिए हैं उनमें पहला है न्यूक्लियर जंग की तैयारी, और दूसरा है ऐसी मिसाइल का उत्पादन बढ़ाना जिसकी क्षमता दुनिया ने नहीं देखी। इन दोनों फैसलों में विश्लेषण करने वाला विषय सिर्फ एक तरह की मिसाइल के उत्पादन को बढ़ाना है, जबकि न्यूक्लियर जंग की तैयारी का ट्रेलर रूस ने खुद ही रिलीज कर दिया है। ये वीडियो रूस ने ही जारी किए हैं, और वीडियो रूस के न्यूक्लियर कमांड सेंटर का है, जहां एटमी जंग की स्थिति में कैसे मिसाइल्स की लॉन्चिंग होगी इस पर काम हो रहा है। और ये वीडियो बताता है कि न्यूक्लियर कमांड सेंटर को सिर्फ लोकेशन और आदेश की जरूरत है। जैसे ही आदेश मिलेगा, एक्टिव हो चुकी मिसाइल्स को न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ महाद्वीपों की सरहद लांघकर टारगेट पर गिरा दिया जाएगा। लेकिन इस तैयारी के बीच दूसरा विश्लेषण है उन मिसाइल्स के उत्पादन को बढ़ाने का, जिसे रूस ने अपना सीक्रेट हथियार बताया है, और यह हथियार है ओरिशनिक मिसाइल। इसमें सबसे अहम बिंदु यह है कि रूस की तरफ से दावा है कि हाल ही में निप्रो पर किया गया बड़ा हमला इसी ओरिशनिक मिसाइल से किया गया था, और इसका विनाशकारी टेस्ट यूक्रेन पर सफल रहा, जिसके बाद पुतिन का इस हथियार पर भरोसा बढ़ गया और उसका उत्पादन बढ़ाने का आदेश उन्होंने जारी कर दिया। लेकिन प्रश्न यह है कि इस मिसाइल में ऐसा क्या खास है? इसका जवाब है ओरिशनिक मिसाइल की तकनीक।
हालांकि इस मिसाइल के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे IRBM रुबेज में कुछ तब्दीलियां करके बनाया गया है। दावे के तहत इस मिसाइल की मारक क्षमता 6000 किलोमीटर तक है, जो एक साथ 4 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और इन वॉरहेड्स में एक का पेलोड 0.3 मेगाटन तक हो सकता है। जबकि इसकी सबसे बड़ी खासियत मिसाइल की गति को बताया गया है, जिसके 10 मैक होने का दावा है। यानी पुतिन जिस ओरेशनिक मिसाइल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, उसे दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ सकता। और सिर्फ यही नहीं, रूस ने ओरेशनिक से भी ज्यादा घातक और तकनीक में सबसे एडवांस मिसाइल्स भी होने का दावा किया है, जिसका साफ मतलब है कि अब रूस के टारगेट पर सिर्फ यूक्रेन नहीं होगा, बल्कि वो सभी देश होंगे जो यूक्रेन को मदद देकर रूस को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पुतिन संघर्ष के शुरुआती दौर में ही पश्चिमी देशों से अपनी जमीन पर उनके हथियारों से हमला होने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके थे। इसलिए इस समय सबसे बड़ा खतरा उस इंग्लैंड समेत उन देशों पर मंडरा रहा है जिनके हथियारों का रूस पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया है, और रूस अपने टारगेट लॉक भी कर चुका है। इसमें रूस ने कापुस्तिन यार के अपने खुफिया मिसाइल सेंटर से 4 टारगेट लॉक किए हैं, जिसमें पहला टारगेट पोलैंड की राजधानी वॉर्सो है, जहां सिर्फ 12 मिनट में तबाही मचेगी। दूसरा टारगेट जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जहां महज 15 मिनट में रूस बारूदी बवंडर उठा देगा। तीसरा टारगेट फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जिसे तबाह करने में रूस से सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। और चौथा लेकिन अहम टारगेट है ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जहां 20 मिनट में रूस विनाश ले आएगा।